नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 104वीं जयंती के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पीएम ने कोरोना काल के गाल में समाये भाजपा कार्यकर्ताओं को नमन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि विपक्षी अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं, वे उन्हें भ्रमित कर रहे हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने बहुत ही कम समय में पिछले चुनाव में किए गए बड़े वादों को पूरा करने का काम किया है, जिनमें जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाना और अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण शामिल है। पीएम ने कहा कि दशकों तक किसानों और श्रमिकों के नाम पर सिर्फ नारे लगाए और बड़ी बड़ी घोषणाएं की गईं, जो खोखले साबित हुए। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को किया जाएगा, तो दूसरे चरण के लिए 3 और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। वहीं 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। इस बार मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि हम हर किसी को निर्वाचन आयोग के पास जाने की अनुमति नहीं दे सकते। हम आपको केवल याचिका वापस लेने की अनुमति दे सकते हैं। बिहार चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में अपना नाम घर बैठे चेक करने की व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने की है। चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करने से पहले अपना वोट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर वोटर लिस्ट अपलोड कर दी है। यहीं मतदाता अपना नाम चेक कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद भाजपा का बड़ा बयान सामने आया है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा से भी बेहतर विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन रहेगा। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए चुनाव जीतेगी। भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि महागठबंधन में भारी फूट पड़ गई है। ऐसे में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। एलएसी पर तनाव के बीच अमेरिका भारत को अपना सबसे बड़ा हथियार देने जा रहा है। चीन की पनडुब्बियों का सफाया करने के लिए अमेरिका भारत को नए बोइंग P-8I निगरानी विमानों का जत्था भारत को सौंपने जा रहा है। बता दें कि चीन की तरफ से भारतीय सीमा पर हथियारों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने भारत को ये हथियार सौंपा है। हाल ही में संसद से पारित कृषि विधेयकों के खिलाफ देश भर के किसानों ने आज भारत बंद बुलाया है, जिसका सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखने को मिल रहा है। अमृतसर, फरीदकोट समेत कई शहरों में किसान रेलवे ट्रैक पर डेरा जमाए बैठे हैं। वहीं नोएडा में भी किसानों ने दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे जाम कर दिया है। दिल्ली मेरठ हाईवे पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर और ट्रॉलियां लाद कर खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने दावा किया है कि संसद से पारित कृषि संबंधी विधेयक देश के किसानों को गुलाम बना देंगे। वहीं प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि पिछले दिनों संसद द्वारा पारित कृषि विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाते हैं। दिल्ली पुलिस ने कृषि संबंधी विधेयकों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन के दौरान सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि सीमावर्ती इलाके में हालात शांतिपूर्ण रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी ने बताया कि दिल्ली हरियाणा सीमा पर पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने को कहा गया है। सुशांत से जुड़े ड्रग्स मामले में एनसीबी रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ कर रही है। सूत्रों ने बताया कि रकुल ने रिया के साथ ड्रग्स चैट की बात कबूली है। रकुल ने बताया कि उनके घर पर रिया की ड्रग्स रखी थी, जिसे रिया मांग रही थी, लेकिन रकुल ने एनसीबी के सामने ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया। साथ ही किसी ड्रग्स पेडलर से संपर्क होने की बात को भी नकारा है। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के मशहूर डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद के घर पर छापेमारी की। टीम ने छापेमारी के दौरान प्रसाद के घर से गांजा बरामद किया है। इसके बाद एनसीबी की टीम क्षितिज प्रसाद को अपने साथ लेकर दफ्तर गई। इस दौरान एक महिला को भी ले गई। हालांकि एनसीबी ने महिला के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। दीपिका पादुकोण से पूछताछ के दौरान रणवीर सिंह को साथ रहने की एनसीबी ने इजाजत नहीं दी है। एनसीबी ने रणवीर की अर्जी मिलने से ही इनकार कर दिया है। इससे अब साफ हो गया है कि एनसीबी दीपिका से अकेले में पूछताछ करेगी। इस मौके पर रणवीर नहीं रहेंगे। बता दें कि एनसीबी ड्रग्स मामले में दीपिका से पूछताछ करेगी। उत्तराखंड को जीएसटी कलेक्शन में करीब 2900 करोड़ का घाटा हुआ है। साल 2019 में मार्च से जुलाई तक के आंकड़ों से तुलना की जाए तो ये घाटा 42.2% है। वहीं उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी के नुकसान की भरपाई केंद्र करेगा। हालांकि कोरोना से राज्य जीएसटी में नुकसान हुआ है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डूंगरपुर में शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं के प्रदर्शन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि विरोध करने से संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल हो, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है।
केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना चरण 2 के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर के लिए कुल 241 चार्जिंग स्टेशनों की अनुमति भी प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इससे शहरों में ई बसों, ई रिक्शा तथा ई कारों से पर्यावरण अनुकूल रहेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की अत्यंत घोषणाओं और निर्देशों के बावजूद दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी नहीं आई है। इससे सरकार की नीयत पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खासकर छात्राओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मायावती ने कहा कि ऐसी कानून व्यवस्था किस काम की। हरियाणा के जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पोस्टर जलाए जाने का मामला सामने आया है। कांग्रेस नेता उमेद लोहान ने अपने समर्थकों के साथ दुष्यंत चौटाला के पोस्टर जलाए हैं। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्ती थी। इन पर दुष्यंत चौटाला के विरोध में लिखा था कि ताऊ तेरे पड़पोते ने किसान मार दिया धोखे ते। यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सुनील भराला ने अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और राजा भैया पर बड़ा बयान दिया है। प्रतापगढ़ के कुंडा में भराला ने कहा है कि योगी सरकार अतीक और मुख्तार पर कार्रवाई वैसे ही करेगी जैसी मायावती ने राजा भैया पर की थी। भराला ने कहा कि सरकार दोनों के खिलाफ जांच करके कार्रवाई करती रहेगी। यूपी के सीएम योगी के फिल्म सिटी बनाने की घोषणा का शिवसेना ने स्वागत किया है। साथ ही शिवसेना ने मोदी सरकार पर तंज भी कसा है। शिवसेना ने कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्र सरकार को कश्मीर में एक फिल्म सिटी की योजना बनानी चाहिए। आखिरकार हर किसी ने हिंदुस्तानी सिनेमा जगत में अपना योगदान दिया है। मशहूर सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। एसपी 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें चेन्नई के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीते कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। एसपी के निधन पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद समेत तमाम हस्तियों ने दुख जताया है। सीएम योगी ने आगामी त्योहारों को लेकर यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने कहा है कि दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के पर्व पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। लोगों को अपने घरों में त्योहार मनाना होगा। त्योहारों के लिए कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं होगा। इसका अनुपालन कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी। अमेरिका ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मध्यम से उच्च दक्षता वाले H-1B पदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। अमेरिका ने कहा है कि वो इस एक श्रमबल प्रशिक्षण कार्यक्रम पर $15 करोड़ खर्च करेगा। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें हजारों की संख्या में भारतीय पेशेवर काम करते हैं। सीएम केजरीवाल IARI द्वारा विकसित एक नई तकनीक पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करेंगे। संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक डीकम्पोजर कैप्सूल विकसित किया है। 4 कैप्सूल थोड़ा गुड़ और चने का आटा 25 लीटर घोल बनाने के लिए काफी है। घोल की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त है। इस घोल से पराली नरम पड़ जाती है और करीब 20 दिन में ही गल जाती है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर खेत खलिहानों को पूंजीपतियों के हाथ गिरवी रखने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन काले कानूनों के खिलाफ देश के अन्नदाता के साथ अडिग खड़ी है। सुरजेवाला ने कहा है कि केंद्र ने इन 3 काले कानूनों के माध्यम से किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, मंडी मजदूर और कर्मचारियों की आजीविका पर एक क्रूर हमला बोला है। दिल्ली हाईकोर्ट में निजी अस्पतालों के बेड रिजर्व रखने के मामले में सुनवाई टल गई है। अब ये सुनवाई सोमवार को होगी। बता दें कि दिल्ली सरकार ने 80% ICU बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दिया था। वहीं निजी अस्पतालों की मांग पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। साथ ही सरकार से जवाब मांगा था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर बड़ा बयान दिया है। देशमुख ने कहा है कि सुशांत राजपूत मामले में बीजेपी के नेता की तरह गुप्तेश्वर पांडे बात कर रहे थे। उन्होंने इस्तीफा देकर ये बात साबित कर दी है। अब गुप्तेश्वर पांडे के चुनाव लड़ने की चर्चा से उनकी मंशा सामने आ गई है। यूपी सरकार ने राज्य से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को तोहफा देने का ऐलान किया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि अगर पत्रकार की जान कोरोना से जाती है तो उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार देगी। इसके अलावा हर साल पत्रकारों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने मेधावी छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनका सम्मान किया। साथ ही सीएम शिवराज ने छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए का चेक प्रदान किया। पाकिस्तान में अमेरिका के अगले राजदूत बनने जा रहे विलियम टॉड ने पाकिस्तान को बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को लश्कर समेत तमाम दहशतगर्दों के संगठन पर अत्यधिक दबाव बनाने की जरूरत है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप ने टॉड को पाकिस्तान में अमेरिका का अगला राजदूत बनाने के लिए नामित किया है।
अमेरिकी आम चुनाव को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के प्रेस सचिव ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो वो चुनावी नतीजों को स्वीकार करेंगे। इसको लेकर अमेरिका में चर्चा तेज हो गई है कि राष्ट्रपति पद के लिए 3 नवंबर को नतीजे आएंगे। अगर ट्रंप को हार मिलती है तो ट्रंप सत्ता सौंपने में दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला छात्रावास से पकड़ी गई 3 सेक्स वर्कर को रिहा कर दिया है। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान ने सुनवाई के दौरान कहा कि वेश्यावृत्ति कानून के तहत कोई अपराध नहीं है। एक वयस्क महिला को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है, इसलिए उसकी सहमति के बिना उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। एसबीआई ने किसानों को बड़ी राहत दी है। एसबीआई ने कहा कि किसानों ने एसबीआई से किसान क्रेडिट कार्ड लिया है तो उनको अपनी लिमिट बढ़वाने के लिए बैंक आने की जरूरत नहीं है। वो अपनी लिमिट को घर बैठे ही घटा या बढ़ा सकते हैं। एसबीआई ने कहा है कि किसान योनो कृषि पर किसान क्रेडिट कार्ड में बदलाव कर सकता है। मारुति सुजुकी इंडिया ने नई कारें किराए पर देने की योजना शुरू की है। इसे मारुति सुजुकी सब्सक्राइब नाम दिया गया है। ये योजना दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु में शुरू की गई है। इसमें नई स्विफ्ट डिजायर, ब्रेजा और बलेनो सहित कई मॉडल शामिल हैं। इसके लिए 12 माह से 48 माह के लिए मासिक किराया 14,463 रुपये रखा गया है। हिमाचल के पूर्व सीएम और भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार के भतीजे पर हमला हुआ है। शांता के भतीजे पर पालमपुर के एक होटल में करीब दर्जन भर बदमाशों ने हमला किया है। इसमें विनय शर्मा को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं विनय के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद ट्विटर पर एक चुनावी नारा दिया है। लालू यादव ने लिखा, उठो बिहारी, करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। लालू ने कहा कि बिहार में बदलाव होगा और अफसर राज खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में अब जनता का राज होगा। पटना में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। सीबीएसई बोर्ड ने कोरोना वायरस को कोर्स में शामिल करने का फैसला किया है। कोरोना को अभी 11वीं और 12वीं के छात्रों के कोर्स में शामिल किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा है कि छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पढ़ाई कराई जाएगी। इस कोर्स से छात्र में कोविड-19 के प्रति गंभीरता बढ़ेगी, साथ ही स्कूल और समाज में जागरूकता फैलेगी। विकास दुबे कांड को आंखों से देखने वाली मनु पांडे को पुलिस की निगरानी से आजाद कर दिया गया है। अब तक पुलिस की निगरानी में मनु पांडे घर में कैद थीं। हालांकि उनका पति शशिकांत पांडे बिकरू कांड को लेकर जेल में है, जबकि उसके ससुर का इस कांड में एनकाउंटर हो चुका है। बता दें कि मनु पांडे के घर में सीओ देवेंद्र मिश्रा मृत मिले थे। बिहार में मक्का उगाने वाले किसानों को बड़ा झटका लगा है। नीतीश सरकार इस बार किसानों से मक्का नहीं खरीदेगी। इसके लिए नीतीश ने मक्का खरीदने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रस्ताव भी नहीं दिया है। अब किसानों को अपना मक्का बेचने के लिए व्यापारियों के भरोसे रहना होगा। आपको बता दें कि बिहार में करीब 2 मिलियन टन मक्का पैदा होती है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स विवाद के मामले में भारत सरकार को हराकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है। कंपनी ने बताया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ रुपए के बकाये और 7,900 करोड़ रुपए के जुर्माने वाले मामले में जीत मिली है। बता दें कि कंपनी को भारत में 53,000 करोड़ रुपए एजीआर के रूप में अगले 10 साल तक चुकाने हैं। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान परीक्षा में सफल 326 उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाया है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें भी नोटिस जारी की जाएगी। इसकी सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। बता दें कि परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सुरक्षा बलों ने पलामू में नक्सलियों द्वारा बनाई गई 4 बड़ी बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय कर दिया है, जिससे नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई है। पलामू के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने बताया है कि सभी सुरंगों में 12 से 15 किलोग्राम विस्फोटक था, जिससे भारी नुकसान हो सकता था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। जवानों ने इनके पास से हथियारों और गोला बारूद का जखीरा और नकदी जब्त की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान के दौरान एक वाहन से हथियारों का जखीरा, गोला बारूद और नकदी जब्त की है। एनसीबी की जांच पर शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा है कि बॉलीवुड स्टार को बदनाम करने के लिए और उसे खत्म करने के लिए ये जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड में हर कोई ड्रग्स ले रहा है। जांच से बॉलीवुड को बदनाम करने और इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बारिश की वजह से बिहार नेपाल से सटे कई सीमावर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इस वजह से सीमा की सुरक्षा में तैनात जवानों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के रक्सौल अनुमंडल में सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी एसएसबी की 47वीं बटालियन को सौंपी गई है, जिनका काम मुख्य सड़क के अलावा अन्य रास्तों पर अवैध आवाजाही को रोकना है। लेकिन कई इलाकों के जलमग्न होने से उनके काम में बाधा आ रही है।
महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर आईपीएल के मैच में कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा पर टिप्पणी कर विवाद में फंस गए हैं। इस टिप्पणी को अप्रिय बयान करार देते हुए अनुष्का ने गावस्कर से जवाब मांगा है। बता दें कि पंजाब के खिलाफ कोहली का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, जिसमें कोहली ने 2 कैच छोड़ने के बाद बल्लेबाजी में सिर्फ 5 रन ही बना सके। इसी को लेकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे गावस्कर ने टिप्पणी की थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को आगामी गर्मियों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी के लिए सरकार से मंजूरी मिल गई है, जिसमें वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ श्रृंखला शामिल है। इसको लेकर न्यूजीलैंड क्रिकेट उसी तरह का जैव सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को शुरू करने के लिए बनाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश पांडेय ने बिहार में बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और तेजस्वी यादव के बीच हर मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। जल्द ही सीटों को लेकर असमंजस दूर हो जाएंगे। रमेश पांडेय ने सासाराम में कहा है कि इस बार महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। कृषि बिल के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सासाराम रेलवे स्टेशन पर पुरी पटना पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन को रोक दिया। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। ट्रेन रोक देने से यात्री परेशान दिखे। वहीं रेलवे पुलिस ने किसी तरह मशक्कत करके प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।